त्याप्रमाणे राष्ट्रीय आणि आंतरराष्ट्रीय बोर्डाच्या माध्यमातून निर्णय घेण्यात आला की 10वीच्या परीक्षा ज्या आहेत त्या कॅन्सल करण्यात याव्या. किस तरह से गवर्नमेंट ने ये ऐलान किया कि हमारा एसएससी का जो एग्ज़ाम है वो हमारे बच्चों के लिए नहीं कंडक्ट किया जा सकता। प्यारे बच्चों, आप अच्छी तरह से जानते हैं कि इस डिसीजन को लेने में काफ़ी वक्त लगा, क्योंकि ये कोई मामूली डिसीजन नहीं था। कभी कई सालों में, यानी बोर्ड की हिस्ट्री में ऐसा डिसीजन कभी नहीं हुआ कि 10th और 12th के बच्चों का जो बोर्ड का एग्ज़ाम है वो कैंसल किया गया हो। ये पेंडेमिक इतना खतरनाक था और खतरनाक है, जिसकी लपेट में ना सिर्फ हमारा मुल्क बल्कि दुनिया की कई कंट्रीज जो है इस पेंडेमिक से मुतासिर हैं। तो जाहिर सी बात है, गवर्नमेंट ने और एजुकेशन डिपार्टमेंट ने सबसे पहले 25% पोर्शन कम किया। उसके बाद में दूसरी सहूलत देने की कोशिश की कि ऑडियो और विजुअल वीडियो ऐप्स के ज़रिए गवर्नमेंट के जो दीक्षा ऐप थी या और दूसरे चैनल्स थे, उस तक जो है वो बच्चों को पढ़ाने की कोशिश की। उसके बाद में बोर्ड का टाइम टेबल, नवंबर के बाद थोड़े हालात ठीक हुए तो बोर्ड के टाइम टेबल वगैरह डिक्लेयर किए गए, स्कूलें खोल दी गईं। लेकिन नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी आते-आते हमारा जो महाराष्ट्र की हालत है रियासत की, वो दोबारा ख़राब होना शुरू हुई और केसेस बढ़ना शुरू हुए। उसके बाद गवर्नमेंट ने, डिपार्टमेंट ने ये सोचा कि किस तरह से हम लोग क्या कुछ तब्दीली कर सकते हैं। लिहाजा ये एक और तब्दीली लाई गई कि एग्जाम का जो टाइम टेबल था उसमें टाइम को बढ़ाया गया। जो 3 घंटे का वक्त था उसको 3.5 घंटा की स्कूल में लगेगा, ऐसा तय किया गया। और भी बहुत सारी सहूलियात की कोशिश की गई डिपार्टमेंट और गवर्नमेंट की जानिब से। गाइडेंस लेक्चर का इनेकाद किया गया सब्जेक्ट इंग्लिश, बावजूद 4 एग्जाम वो कंडक्ट किया जा सके, लेकिन काबू में नहीं है। पूरे राष्ट्र में है वो लॉक सूरत हाल अभी भी क्लियर नहीं है। लिहाजा गवर्नमेंट ने और डिपार्टमेंट ने ये डिसीजन लिया कि 10th स्टैंडर्ड के एग्जाम्स को कैंसिल कर दिया जाए और लास्ट वीक में 12th के एग्जाम भी कैंसिल कर दिए गए। तो आप का रिएक्शन मेरे ख्याल से 3 में से कोई एक रिएक्शन आपका होगा। चैट बॉक्स में आप डाल सकते हैं, आफ्टर दिस अनाउंसमेंट कि एग्जाम अब नहीं होगा, आपको कैसा महसूस हुआ उस वक्त? वो बच्चे जिनको बहुत अच्छा लगा, हैप्पी फील किया, वो एक दबाएं चैट बॉक्स में। जिनने थोड़ा सा ऐसा लगा कि नहीं ये बहुत गलत हुआ है, बहुत वो परेशान हो गए, वो 2 चैट बॉक्स में दबाएं, प्रेस टाइप करें। और कुछ बच्चे हो सकता है गुस्सा हो गए होंगे गवर्नमेंट के इस ऐलान से कि ये बहुत खराब डिसीजन हुआ है। तो चैट बॉक्स में आप अपना रिएक्शन दे सकते हैं। 1 फॉर हैप्पी, कंडक्ट जो एग्जाम कंडक्ट करना कैंसिल हुआ उस पर बहुत खुश। ठीक है, चैट बॉक्स में बहुत सारे रिएक्शंस आ रहे हैं। हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब सवाल ये उठा कि अगर गवर्नमेंट ने एग्जाम को कैंसिल कर दिया तो आगे रिजल्ट कैसे डिक्लेयर होगा। और एक साहब महाराष्ट्र के ही स्टेट से बिलोंग करते थे, वो हाई कोर्ट भी पहुंच गए कि पता करें कि अब गवर्नमेंट डिसीजन कैसा लेगी, डिक्लेयर एग्जाम कैसे, रिजल्ट कैसे डिक्लेयर करेगी। और ये भी तय करना गवर्नमेंट को पड़ा हाई कोर्ट के जरिए। रिट जो डाली गई थी उसको जवाब देना पड़ा कि अगर एग्जाम नहीं होगा तो फिर क्या होगा, किसी के साथ नाइंसाफी ना हो। तो बहरहाल वो कोर्ट में तमाम मामला रिजॉल्व हो चुके हैं और बच्चों की सेहत को, हर तालिब इल्म की, हर स्टूडेंट की हेल्थ को प्रायोरिटी देकर पहली मर्तबा इस तरह का जो डिसीजन लिया गया उसको सही माना गया है। अब आप समझ लें शॉर्ट में, बिल्कुल मेरे पास भी वक्त कम है, हम लोग सवाल जवाब में बात करेंगे आपसे कि अगर एग्जाम नहीं होगा या एग्जाम कैंसिल हो गया है तो फिर रिजल्ट कैसे डिक्लेयर होगा।
तो रिजल्ट डिक्लेयर करने का जो तरीका है वो महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने अपने एक सर्कुलर के जरिए बताया। हमारे पास महाराष्ट्र स्टेट में 4 किस्म के बच्चे 10वीं के एग्जाम में बैठ सकते हैं। देयर आर 4 टाइप ऑफ स्टूडेंट अपियरिंग फॉर बोर्ड एग्जाम। एक होते हैं फ्रेश कैंडिडेट, और दूसरे होते हैं रिपीटर कैंडिडेट, तीसरे होते हैं प्राइवेट कैंडिडेट, और चौथे होते हैं आइसोलेटेड बैठने वाले बच्चे, और एक पांचवी किस्म का भी एक स्टूडेंट होता है जिसको हम लोग कहते हैं वो क्लास इंप्रूवमेंट वाला बच्चा होता है। तो जो बच्चे फ्रेश और रेगुलर स्टूडेंट्स हैं उनके लिए ये स्लाइड बहुत इंपॉर्टेंट है, आप समझ लें, देख लें कि आपका रिजल्ट जो एसएससी का बनेगा वो किस तरह से बनेगा। एसएससी का रिजल्ट जैसा पहले बच्चों को मिलता था उसी तरह आपको भी मिलेगा। एक ही मार्कशीट होगी, बेस्ट ऑफ 5 भी होगा, आपका नाम और सारी डिटेल्स होगी, सारे सब्जेक्ट्स के मार्क्स होंगे। जैसा पहले रिजल्ट मिलता था वैसा ही रिजल्ट मिलेगा। खाली मार्क्स उसमें जो है वो कैसे दिए जाएंगे उसकी डिस्क्रिप्शन हमारे सर्कुलर में दी गई है। देखिए, आपका जो रिजल्ट शीट होती है, मार्कशीट होती है, उसमें 6 सब्जेक्ट्स के मार्क्स होते हैं। एक फर्स्ट लैंग्वेज होता है, दूसरा सेकंड लैंग्वेज होता है, तीसरा थर्ड लैंग्वेज होता है। उसके बाद में मैथ्स और साइंस होता है। साइंस, तो ये 6 सब्जेक्ट से जो पहले 5 मार्क्स वाले होते हैं वो 500 में से मार्क्स कैलकुलेट किया जाता है और परसेंटेज बनाया जाता है। तो अभी चूंकि एग्जाम ही नहीं हुआ है तो रिजल्ट बनाने के लिए गवर्नमेंट ने जो तरीका अपनाया है वो ये कि आप सभी का 9th स्टैंडर्ड का जो एग्जाम था और रिजल्ट लिया गया था आपको 2019-20 में, उसका हर सब्जेक्ट का 50% मार्क्स उठाया जाएगा। और ये और ये सारे मार्क्स जब आपको 10th में प्रमोट किया गया था, 9 से 10th में, जून 2020 में जब आप 10th में आए थे, तो पूरे महाराष्ट्र में एक सरल पोर्टल है जिसमें हर बच्चा जब 9वीं से 10वीं में जाता है तो हर स्कूल को वो पोर्टल में उन बच्चों को प्रमोट करना होता है विद मार्क्स, विद परसेंटेज। वो वहां पर स्कूल वाइज हर स्कूल के टीचर को, क्लास टीचर को अपने उस 9th स्टैंडर्ड के बच्चे का मार्क्स वहां पर सिर्फ परसेंटेज मार्क्स जो है वहां डालने होते हैं कि ये बच्चा जिसका नाम राहिल है या सुरेश है या अनिल है, ये अब 10th में जा रहा है और 9th में इसका परसेंटेज जो है ओवरऑल एग्रीगेट परसेंट उसका 50%, 70%, 80%, 85% जो भी है, वो सरल डेटा गवर्नमेंट के पास ऑलरेडी मौजूद है जो पिछले साल हर स्कूल ने अपने अपने स्कूल के सरल डेटा में फीड किया हुआ है। तो वो जो भी मार्क्स होगा हर सब्जेक्ट का, उसमें 9th स्टैंडर्ड का हर सब्जेक्ट का 50% मार्क्स वहां से लिया जाएगा। उसके बाद में आपको पता है कि आपके साल भर में गवर्नमेंट ने जो सर्कुलर दिया हुआ है उसमें 3 ऑप्शन दिए हुए थे कि आपका 10th के जो मार्क्स हैं वो 10th के मार्क्स 2 बुनियादों पर कैलकुलेट होंगे। 30% ऑफ मार्क्स ऑफ स्टैंडर्ड 10th फॉर ईच सब्जेक्ट इन रिटर्न एग्जाम। आपका जो रिटर्न एग्जाम हुआ है साल भर में उसमें 2 बड़े एग्जाम का तस्करा सर्कुलर में है। पहला जो है वह है आपका प्रिलिमिनरी एग्जाम और दूसरा है सेमेस्टर एग्जाम। जिन स्कूलों ने सेमेस्टर एग्जाम्स कंडक्ट किए थे और प्रिलिमिनरी एग्जाम कंडक्ट किए थे ऑनलाइन मोड में या ऑफलाइन मोड में, आउट ऑफ 80 को आउट ऑफ 30 किया जाएगा रिटर्न एग्जाम का, क्योंकि वो रिटर्न एग्जाम का यहाँ पे 30 मार्क्स में जिक्र है, 30% मार्क्स का जिक्र है। तो पहली चीज ये कि अगर दोनों एग्जाम हुआ है तो दोनों में से जो भी बेस्ट स्कोर होगा उसका 30% मार्क्स लिया जाएगा, मतलब 80 को कन्वर्ट किया जाएगा 30 में से। और दूसरा, अगर दोनों में से कोई एक ही एग्जाम लिया गया, जैसे ज्यादातर स्कूल्स में प्रीलिम एग्जाम्स हुए हैं, फर्स्ट सेमेस्टर शायद नहीं हो पाए लेकिन प्रिलिमिनरी एग्जाम्स हुए हैं, तो प्रिलिमिनरी एग्जाम्स के जो भी मार्क्स होंगे इंडिविजुअल सब्जेक्ट्स के, उसको 30% मार्क्स में कन्वर्ट किया जाएगा। और तीसरी भी सहूलत दी हुई है, अगर फर्स्ट सेमेस्टर और प्रीलिम नहीं हुआ है तो भी इंटरनल जो भी इवैल्यूएशन हुए हैं, जो भी यूनिट टेस्ट हुए या कोई और दूसरी तरह का रिटन एग्जाम का क्राइटेरिया अगर आपकी स्कूल ने लिया होगा तो उसको जो है वो 30% मार्क्स में कन्वर्ट किया जाएगा। और 20% मार्क्स जो होंगे वो 20% मार्क्स आपके ओरल, प्रैक्टिकल या इंटरनल असेसमेंट के, जिसको हम लोग असेसमेंट में आपके असाइनमेंट है, प्रोजेक्ट वर्क है, या बहुत सारी स्कूल्स ने जो एमसीक्यू वगैरह लिया था, वो सारी चीजों को 20% मार्क्स में कन्वर्ट किया जाएगा। तो इस तरह से फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बताता चलूं कि एक बच्चा राहिल है, राहिल को अगर
आउट ऑफ 100 नाइन्थ स्टैंडर्ड में उसको 70% मार्क्स मिले थे इंग्लिश लैंग्वेज में। तो 9th स्टैंडर्ड का 70% का हो जाएगा 35, आधा हो जाएगा, 35% मार्क्स उसका हो गया। उसके बाद में राहिल को ही प्रिलिमिनरी एग्जाम में 80 में से 40 मिला था इंग्लिश लैंग्वेज में, तो वो 40 को कन्वर्ट करना पड़ेगा आउट ऑफ 30 में से, तो वो हो जाएगा ऑलमोस्ट जो है वो 15 मार्क्स। जैसे 80 का 40 हुआ तो 30 में से 15 हो जाएगा। तो ऊपर मिला था 35 प्लस 15 यानी 50 मार्क्स, और 20% मार्क्स उसका 20 आउट ऑफ 20 मिलता है, तो 50 प्लस 20 यानी 70% मार्क्स उस बच्चे का उस इंग्लिश लैंग्वेज में हो जाएगा। इसी तरह से सारे के कैलकुलेशन होंगे। तो ये आपके स्कूल के टीचर्स, क्लास टीचर्स आपको क्लास ग्रुप में आपको जो भी इंस्ट्रक्शंस दे रहे हैं उसको ध्यान से सुनिए। मंडे के रोज गवर्नमेंट ने, अभी आज का न्यूज़ है, एक जो ये टैब ओपन होने वाला है स्कूल के लिए, जिसमें आपके ये मार्क्स वगैरह डालने का और पूरा सिस्टम उसके अंदर जिक्र मौजूद होगा। ये फ्रेश स्टूडेंट्स के लिए है। उसी तरह से रिपीटर बच्चा, यानी अगर कोई बच्चा इस साल ऐसा था जो लास्ट ईयर पास हुआ है 4 सब्जेक्ट में, लेकिन 2 सब्जेक्ट में फेल हो गया था या 1 सब्जेक्ट में फेल हो गया था, उसका रिजल्ट कैसे बनेगा, उसकी डिटेल भी दिया हुआ है कि जितने भी सब्जेक्ट्स में वो बच्चा पास हुआ था, उसका रिटन एग्जाम के मार्क्स देखे जाएंगे, उसका एवरेज लिया जाएगा और उसको 80 में से कन्वर्ट किया जाएगा, और 20 जैसा मिलता है वैसा रिपीटर्स के लिए। उसी तरह से जो प्राइवेट स्टूडेंट्स है जिन्होंने 17 नंबर का फॉर्म भरा था, उनके लिए भी पूरी डिटेल मौजूद है। उनका कॉन्टैक्ट सेंटर होता है पूरे महाराष्ट्र के अंदर, मीडियम वाइज हर जगह पर जो है स्टेट लेवल पे कॉन्टैक्ट सेंटर्स होते हैं जहां से 17 नंबर के फॉर्म भरे जाते हैं। तो वो कॉन्टैक्ट सेंटर से असाइनमेंट, स्वाध्याय पुस्तिका या होमवर्क या प्रोजेक्ट वर्क या जो कुछ भी वहां पर उस वक्त किया गया था सेंटर ने, कॉन्टैक्ट सेंटर ने, उस पूरे मार्क्स को सब्जेक्ट वाइज इंडिविजुअली 80% मार्क्स में, और जो इंटरनल मार्क्स जो साल भर के एमसीक्यू, ओरल प्रैक्टिकल्स वगैरह है, उसके 20% मार्क्स मिलेंगे बच्चों को। और आखिर में जो है वो आइसोलेटेड, यानी आइसोलेटेड सब्जेक्ट मेरे ख्याल से कुछ बच्चों को नहीं पता होगा, जैसे फॉर एग्जांपल इंग्लिश मीडियम में जो बच्चे इंग्लिश मीडियम से बैठ रहे हैं, उनको उर्दू लैंग्वेज में अगर अलग से एग्जाम देना है, या जो हमारे ऐसे बच्चे हैं जो तमिल मीडियम के बच्चे हैं, वो तमिल मीडियम के बच्चे को मराठी लैंग्वेज का एग्जाम देना है, क्योंकि बीएमसी या स्टेट में अगर बच्चा रह रहा है तो उसको मराठी कंपलसरी होती है, तो 100 मार्क्स का मराठी का एग्जाम देना है, तो वो आइसोलेटेड एग्जाम उसको बोलते हैं, आइसोलेटेड सब्जेक्ट से। तो वो भी जो बच्चों ने भरा होगा उसके लिए भी सेम प्रोसीजर है। तो बहरहाल आप बेफिक्र रहिए, आपके साथ में नाइंसाफी इंशाल्लाह नहीं होगी। गवर्नमेंट ने बहुत सारी चेक पोस्ट लगाए हैं कि किस तरह से आपको मार्क्स मिल सकता है। आप ये ध्यान में रखें कि आप अपनी स्कूल से कांटेक्ट में रहें, और जो भी फॉर्मेलिटीज वो करने बोल रहे हैं आपके स्कूल वाले, आप वो फॉर्मेलिटीज को जरूर पूरा करें। और असाइनमेंट्स है या ग्रेड सब्जेक्ट्स की कुछ चीजें हैं, वो आप स्कूल से कांटेक्ट करके वो सारी डिटेल्स जो है वो फॉर्मेलिटीज को पूरा करें। अब उसके बाद आगे हम लोग बढ़ते हैं कि आपका एग्जाम तो हुआ नहीं, लेकिन रिजल्ट कैसे बनेगा वो भी हमने आपको बता दिया। अब एक्सपेक्टेड डेट क्या है एसएससी रिजल्ट की, मार्च 2021 में जो एग्जाम होने वाला था। देखिए, आज भी पूरे महाराष्ट्र में लॉकडाउन है, कहीं पर भी बाहर निकलने की इजाजत नहीं है, पार्शली कहीं कहीं कुछ छूट दी गई है। तो फिलवक्त हमारे जितने भी डिपार्टमेंट्स हैं, सरकारी जो महकमे हैं जिनको हम लोग बोलते हैं गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स है, वो सारी जगह पर 25% वर्कर्स के साथ में काम हो रहा है। गवर्नमेंट ने अपने सर्कुलर में, या मैडम जो मिनिस्टर मैडम ने अपने बयान में ये कहा था कि वी विल ट्राई टू डिक्लेयर रिजल्ट इन एंड ऑफ द जून। बट मुझे ऐसा लग रहा है पर्सनली, ये मेरी अपनी जाती राय है, कि जून के लास्ट तक ये रिजल्ट डिक्लेयर होना बहुत मुश्किल है। आप ये समझ के चले कि मिड जुलाई या फिर एंड ऑफ जुलाई में आपका हो सकता है कि रिजल्ट वो डिक्लेयर होगा एसएससी का। तो ये भी आप समझ लें कि कैसे रिजल्ट डिक्लेयर होगा, और दूसरी बात कब डिक्लेयर होगा। तो ये या तो मिड जुलाई या एंड ऑफ जुलाई में एक्सपेक्टेड है रिजल्ट। उसके बाद में हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पर आते हैं, वो है कॉमन एंट्रेंस टेस्ट। आपको पता होगा कि अखबारात में आपने सुर्खियां देखी कि फर्स्ट टाइम गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र ने 11th स्टैंडर्ड में एडमिशन के लिए
कॉमन एंट्रेंस टेस्ट रखा है, जबकि ये सीईटी जो होता था ये अक्सर 12th स्टैंडर्ड के बच्चों को ये सीईटी पता है, उसके बारे में उन्होंने हमेशा सुना होगा कि ये सीईटी क्या होता है। कभी लॉ का सीईटी अलग होता है, एलएलबी में एडमिशन के लिए जेईई का जो एंट्रेंस एग्जाम होता है वो अलग होता है। उसी तरह से जो है वो मेडिकल के लिए नीट होता है, उसी तरह से बीएड के लिए अलग से कॉमन सीईटी होता है। तो ये जो कॉमन एंट्रेंस टेस्ट है ये फर्स्ट टाइम अभी महाराष्ट्र में वो महाराष्ट्र के स्टूडेंट्स के लिए रखा गया है, जिसको कॉमन एंट्रेंस टेस्ट फॉर 11th स्टैंडर्ड एडमिशन के लिए रखा गया है। ये क्या है और इसको लेके बहुत सारे बच्चे अभी कंफ्यूज हैं, पेरेंट्स भी कंफ्यूज हैं। तो हम लोग इसके बारे में थोड़ा शॉर्ट में देख लें कि वाई सीईटी फॉर 10 स्टैंडर्ड स्टूडेंट्स। तो प्योरली ये सिर्फ और सिर्फ इसलिए है कि आपको 11th में एडमिशन मिलने के लिए जो पूरी प्रक्रिया चलेगी, जो पूरा प्रोसेस चलेगा, उसमें हेल्प हो, उसमें मदद हो, उसके लिए गवर्नमेंट ने जो है वो ये 11th का एडमिशन के लिए सीटी रखा है। एक खास चीज जिसको नोट करना है, सीटी हैज नो रिलेशन विथ एसएससी रिजल्ट्स। आपका एसएससी का रिजल्ट जो डिक्लेयर हो जाएगा, जिस बच्चे को भी 70, 75%, 80%, 50% जो भी मार्क्स मिलेंगे, वो सीईटी की वजह से उसमें कुछ कम ज्यादा होने वाला नहीं है। आपका रिजल्ट जो है वो डिक्लेयर हो जाएगा, मार्कशीट मिल जाएगी। मार्कशीट का और एसएससी के रिजल्ट का सीईटी के साथ कोई लेना देना नहीं है। ये बात समझ लें आप। 10 स्टैंडर्ड का रिजल्ट अगर मैं आपसे कहूं इन शॉर्ट आपका रिजल्ट क्या होगा, क्या हो सकता है, तो अगर आपको 9 स्टैंडर्ड का रिजल्ट मालूम है, आपका 9th में अगर फॉर एग्जांपल मैं कह रहा हूं किसी बच्चे का एक स्टूडेंट का 60% था, जैसे सरिता है, शी गॉट 60% मार्क्स इन 9 स्टैंडर्ड। मैं ऐसा समझ रहा हूं कि 9 स्टैंडर्ड का 60% मार्क्स अगर सरिता को मिला है, तो अगर बहुत अच्छा परफॉर्मेंस उसका प्रीलिम्स में और इंटरनल असेसमेंट में रहा भी, तो उसका मैक्सिमम परसेंटेज 75 तक जाएगा या 80% तक जाएगा। तो अब सरिता ये बोल सकती है कि अब मेरे लिए तो प्रॉब्लम है 11th में अच्छे कॉलेज में एडमिशन के लिए, तो बड़े बड़े जो कॉलेजेस हैं वहां पर एडमिशन क्राइटेरिया जो होता है वो परसेंटेज के बेस पर होता है। तो गवर्नमेंट ने दो चीजों को साथ में ऐलान किया है, ये समझ लें आप लोग खास तौर पे। पहली चीज ये कि कोई भी बच्चा अपने रिजल्ट डिक्लेरेशन के बाद उसको लगता है कि मेरे साथ नाइंसाफी हुई है, या मुझे ऐसा लगता है कि अगर मुझे एग्जाम देने मिलता तो मैं इससे बेटर परफॉर्म करता और अच्छे मार्क्स लाता, तो उसको गवर्नमेंट एक चांस देगी, जो हमेशा हर साल बच्चों को मिलता है। इसको बोलते हैं क्लास इंप्रूवमेंट एग्जाम। आइंदा जब भी कोई भी बोर्ड का एग्जाम होगा, जब हालात मामूल के मुताबिक हो जाएंगे, सब सही हो जाएगा, जब भी अगर आइंदा एग्जाम होगा 10वीं का बोर्ड का, उस इस बच्चे को जिसको ऐसा लगता है कि मुझे मार्क्स कम मिले हैं, उसको बैठने की इजाजत मिलेगी। अब वो कब होगा उसके लिए तो मसला है, क्योंकि हालात ठीक नहीं है, इसलिए जो है वो गवर्नमेंट ने ये सीटी का बंदोबस्त किया है। अब सीटी में क्या होने वाला है, सीटी के बारे में गवर्नमेंट ने जो सर्कुलर दिया है, उस सर्कुलर में ये कहा गया है कि 4-5 चीजों का जिक्र किया है उसके अंदर। पहला तो ये लिखा हुआ है कि देयर विल बी वन सीटी ऑल ओवर द स्टेट। पूरे महाराष्ट्र के बच्चों के लिए जो 10वीं में अभी इस साल बैठे थे, उनके लिए एक कॉमन एंट्रेंस टेस्ट होगा, सिर्फ एक ही होगा। ऐसा नहीं कि मुंबई वालों के लिए अलग, पूना वालों के लिए अलग, औरंगाबाद वालों के लिए अलग, अमरावती वालों के लिए अलग, ऐसा नहीं। ऑल ओवर स्टेट एक कॉमन एंट्रेंस टेस्ट होगा, एक ही दिन होगा। उसमें कौन से बेस पे क्वेश्चन होंगे, तो उसमें स्टेट बोर्ड का जो एसएससी का सिलेबस था उसी पर बेस्ड करके क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। उसके बाद में ये एमसीक्यू टाइप का क्वेश्चन होगा, मतलब एक सवाल 4 जवाब, कोई एक उसमें सही जवाब होगा, उसको स्टूडेंट को मार्क करना होगा। उसी तरह से ये जवाब जो आंसर मार्क करना है वो उसके लिए ओएमआर शीट मिलेगी। ये ओएमआर शीट जो होती है वो उसमें जो आंसर शीट होती है उसमें एबीसीडी, क्वेश्चन नंबर 1 के आगे एबीसीडी लिखा है, क्वेश्चन नंबर 2 के आगे एबीसीडी लिखा है, वो मैं आगे आपको बताता हूं। ओएमआर शीट में आपको आंसर मार्क करना पड़ेगा। इसका मतलब ये होगा कि ऑफलाइन एग्जाम है। अगर ओएमआर शीट का जिक्र यहाँ मौजूद है सर्कुलर में, तो इसका मतलब डायरेक्ट ये बता रहा है कि एग्जाम आपका जो सीटी का होगा वो ऑफलाइन मोड में होगा, मतलब आपको किसी सेंटर में आकर देना होगा। हुआ है कि ये पेपर एक ही पेपर होगा 100 मार्क्स का,
जो 2 घंटे पर मुश्तमिल होगा। और सीटी के बारे में ये कहा गया इट्स कंप्लीटली ऑप्शनल। मतलब 10वीं के 17 लाख बच्चे अभी 10वीं का एग्जाम में अपीयर करने वाले थे, तो ऐसा नहीं है कि 17 के 17 लाख बच्चों को सीटी अपीयर करना है। गवर्नमेंट ने इसको ऑप्शन रखा है, जिसकी मर्जी वो सीटी अपीयर करे, जिसकी मर्जी नहीं है वो सीटी अपीयर ना करे। तो फिर आप में से बहुत सारे बच्चे, ये पेरेंट्स ही कहेंगे कि फिर सीटी रखा क्यों है? तो सीटी देने वाले को कुछ फायदा मिलेगा, सीटी ना देने वाले को वो फायदा नहीं मिलेगा, नुकसान कुछ नहीं होने वाला है। सीटी देने वाले को फायदा मिलने वाला है। क्या फायदा मिलने वाला है वो मैं बाद में बताता हूं। देखिए, ये ओएमआर शीट है, जिसको हमने एक एग्जाम्पल के तौर पर यहाँ पर डिस्प्ले किया हुआ है। जो सिलेबस है वो मैंने यहाँ पर थोड़ा सा एक क्वेश्चन ऐसे ही बनाया मैंने, ये एक एग्जाम्पल है, ऐसा क्वेश्चन आएगा नहीं आएगा पता नहीं मुझे भी। जैसे मैंने यहाँ पे एक सवाल दिया है, क्वेश्चन नंबर 1, नेम ऑफ द फर्स्ट आर्टिफिशियल सैटेलाइट। उसमें 4 ऑप्शन है, ABCD, स्पुतनिक, इडुसेट, लूना और इनसेट। अब इस क्वेश्चन का सही आंसर जो है वो स्पुतनिक है। तो फर्स्ट आर्टिफिशियल सैटेलाइट जो ऊपर गया था उसका नाम स्पुतनिक था, रशिया ने इसको लॉन्च किया था। तो इसका आंसर ए होगा। तो ए पर आप देख रहे हैं यहाँ पर इस तरह से ब्लैक किया हुआ है, तो ये स्टूडेंट को इस तरह से ब्लैक मार्क करना होगा आंसर। और ये ओएमआर शीट इस तरह से आपको मिलेगी जब आप सीटी में जाएंगे, अपीयर करेंगे। अब सीटी का फायदा क्या है वो देख लीजिए आप। सीटी का फायदा सबसे पहला क्या है, गवर्नमेंट ने सर्कुलर में ये जिक्र किया है कि सीटी देने वाले बच्चे जब वो सीटी देंगे उनका रिजल्ट डिक्लेयर होगा, 100 में से कितना मिला। हो सकता है 2 लाख बच्चे बैठे, हो सकता है 1 लाख बच्चे बैठे, हो सकता है 5 लाख बच्चे बैठे, जितने भी बच्चे बैठेंगे उनका एक मेरिट बनेगा। और जब 11th का एडमिशन जब शुरू होगा, उस वक्त फर्स्ट राउंड ऑफ एडमिशन के लिए सारे कॉलेजेस को ये कंपलसरी कहा जाएगा कि सिर्फ और सिर्फ अभी उन्हीं बच्चों को आप एडमिशन देंगे जिन्होंने सीटी अपीयर किया था। वापस से सुन लो, सीटी के चक्कर में जो लोग परेशान हैं, सीटी का मेन मकसद क्या है? सीटी देने वाले बच्चों को यह फायदा मिलेगा कि जब 11th में एडमिशन का फर्स्ट राउंड शुरू होगा, तो उस वक्त उन बच्चों को फर्स्ट राउंड में एडमिशन नहीं मिलेगा जिन्होंने सीटी नहीं दिया, उनको फर्स्ट राउंड में एडमिशन नहीं मिलेगा। सिर्फ उन्हीं बच्चों को उन्हीं बच्चों को फर्स्ट राउंड में एडमिशन मिलेगा जिन्होंने सीटी अपीयर किया होगा, भले से उसके 10th के मार्क्स कुछ भी हो। अब मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। सुरेश है, ही गॉट 75% मार्क्स इन एसएससी बोर्ड एग्जाम। अभी जो एग्जाम का रिजल्ट डिक्लेयर होगा, सुरेश को 75% मार्क्स मिले हैं। अब रिया एक बच्ची है, रिया, शी गॉट 60% मार्क्स इन एसएससी बोर्ड एग्जाम। अब अगर ये दोनों बच्चे 11th में एडमिशन के लिए जाएंगे तो मेरिट के हिसाब से पहले सुरेश को नाम आएगा क्योंकि उसका 75% है, और रिया का उसके बाद आएगा क्योंकि उसका 60% मार्क्स है। लेकिन अगर सुरेश ने सीटी अपीयर ही नहीं किया है और रिया ने सीटी अपीयर किया है, तो फर्स्ट राउंड ऑफ एडमिशन में सुरेश का कहीं पर भी जिक्र नहीं होगा, मेरिट में कहीं नाम नहीं होगा। सरिता का नाम वहां कहीं ना कहीं होगा क्योंकि उसने सीटी अपीयर किया था। तो ये सीटी देने वालों के लिए ये फायदा है, और ये कंप्लीटली ऑप्शनल है। अगर आप चाहें तो दें, और मैं आपसे, मेरी जाती राय है, मेरी पर्सनल ये व्यू है कि आप सब सीटी अपीयर करें। आपको मेरे ख्याल से बहुत ज्यादा पैसा वैसे उसमें खर्च नहीं करने पड़ेंगे, एक एक्सपीरियंस मिलेगा। सीटी अपीयर करने से आपका फायदा होगा, और ये एसएससी के सिलेबस पर ही है। तो ये उन बच्चों के लिए फायदेमंद साबित होगा जिन्होंने अच्छे से पढ़ाई की है ना, जिन्होंने साल भर बहुत अच्छा तैयारी किया था, तो उनको अब वापस से एक मौका आएगा सीटी के जरिए कि वो अपने परफॉर्मेंस को अच्छा दिखा सके। और उसके बाद में फर्स्ट राउंड ऑफ एडमिशन होने के बाद जिन बच्चों ने सीटी में अपीयर नहीं किया था, फिर उनको भी अपना जो रिस्पेक्टिव कॉलेज में वैकेंट सीट्स होगी वो सारे कॉलेजेस में उनको भी एडमिशन मिलेगा। ऐसा नहीं कि जिसने सीटी नहीं दिया तो उसको एडमिशन ही नहीं मिलेगा, नहीं, सिर्फ फर्स्ट राउंड में उनको प्रायोरिटी मिलेगी जिन्होंने सीटी दिया। उसके बाद सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवन, ऐसे 10 राउंड चलते हैं। वो सारे राउंड ऑफ एडमिशन में सारे बच्चों को एडमिशन मिलने के चांसेस हैं, और वो 10th के मार्क्स के बेस पर होंगे। तो इतनी बात मेरे ख्याल से क्लियर हो गई होगी। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि 10th के बारे में ज्यादा ना सोचें। 10th का जो रिजल्ट आना है वो आ चुका है। मैं तो बोल रहा हूँ ना, 90% 9th में जो मार्क्स है आपके, उसमें 10 से 15% मार्क्स आप और जोड़ लो, बस, उससे ज्यादा नहीं, या 20% मार्क्स आप जोड़ लो।
तो आप अभी 10वीं की चिंता ना करें, आप अपने नेक्स्ट टारगेट जो नेक्स्ट एग्जाम होने वाला है वो 2023 में होने वाला है, उसको आप अपीयर करने के लिए, उसमें आप प्रिपेयर करने के लिए अपने आप को तैयार करें।